नाजरीन, इमरान याकूब खान साहब और जफर हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाजरीन, आखिरकार मिनी बजट पास हो गया। जी हाँ, हमने देखा कि जब नंबर गेम खुली तो कौमी असम्बली में जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत निकली, मिनी बजट पास हो गया। ऑपोजिशन के दावे धरे के धरे रह गए, जो वो ये कहते थे कि हम किसी सूरत ये मिनी बजट पास नहीं होने देंगे। लेकिन ये अलग बात है कि बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि बहरहाल ऑपोजिशन खुद भी यही चाहती है या किसी तरीके से इसका हिस्सा बनेगी और मिनी बजट बहरहाल पास हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। मिनी बजट पास करवाने में तो हुकूमत कामयाब हो गई, लेकिन इसके साथ ही साथ बहुत सारे सवालात अभी तक बाकी हैं। उसकी वजह यह है कि जनाब मिनी बजट के पास होने से पहले ही जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत, उसमें एक ऐसा झगड़ा हुआ कि जिसकी बाज़गश्त शायद बहुत सारी चीज़ों को ओवरशैडो कर गई। जी हम बात करें परवेज़ खटक साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब के दरमियान मुबैना तल्ख कलामी की, जिसके हवाले से मीडिया में तो ये रिपोर्ट हुआ कि परवेज़ खटक साहब हमाद अज़हर के साथ गैस के मामले पर खाइफ थे और ये झगड़ा इस कदर बढ़ा कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने भी वो आकर खड़े हो गए और फिर मामला इस हद तक बढ़ा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ठीक है, फिर वो हुकूमत छोड़ देते हैं, वो किसी से ब्लैकमेल नहीं होना चाहते। लेकिन बाद में परवेज़ खटक साहब ने बहरहाल मीडिया पर इन खबरों की तरदीद कर दी। मामला है क्या वाकई ऐसा कोई झगड़ा हुआ? किस हद तक हुआ? किस हद तक मीडिया ने ज़्यादा रिपोर्ट किया? और अगर ऐसे कोई मामला तहरीक इंसाफ के अंदर चल रहे हैं तो वो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए किस कदर ख़तरनाक हैं, इसके हवाले से भी गुफ्तगू, और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि आप अपोजिशन के पास क्या स्ट्रेटजी है। दोबारा से तहरीक अदम एतमाद की बातें तो हो गई हैं, लेकिन वो अपोजिशन जो मिनी बजट नहीं रोक सकी, वो अदम एतमाद को कैसे कामयाब कराएगी? ये एक बड़ा सवाल है जो अपोजिशन के सामने इस वक्त खड़ा है। और सबसे पहले आज यहीं से बात का आगाज़ करेंगे, कोशिश करेंगे इस सवाल का जवाब देने की। आज हमारे साथ ख़ास तौर पर मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर परवेज़ शाह खान साहिबा। उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। परवेज़ शाह साहिबा, आपको बहुत खुशामदीद कहती हूँ आज के शो में, और थैंक यू सो मच। शुक्रिया। सबसे पहले तो यही फरमा दीजिए, ये मिनी बजट तो पास हो गया, जबकि बहुत ज़्यादा इस पर तनकीद की जा रही थी ऑपोजिशन की जानिब से, और ये दावा भी था किसी हद तक कि जनाब हम इसको नहीं पास होने देंगे। तो मायूस हुई ऑपोजिशन, या फिर आप लोगों को लगता है कि फिर भी आप समझते हैं कि हुकूमत को गिराने के मामले में कुछ दमखम है आपकी तहरीकों में? आपका देखिए, बात से है कि ये बजट इसको हम रोक नहीं सकते, क्योंकि शायद ये जो लोग साथ खड़े हुए कुछ नहीं भी होना चाह रहे थे, कुछ और भी खबरें हैं। बहरहाल वो बजट तो पास हो गया, लेकिन एक बात इसमें से जो अच्छी सामने आई वो ये है कि इनके अंदर मौजूद हुकूमती पार्टी के अंदर मौजूद कुछ ऐसे अरकान जिनका ख्याल अब ये है और जिनको साफ नजर आ रहा है कि दोबारा इलेक्शन जब भी हो और हल्के में वो जाएं या आवाम के सामने जाएं, तो इन सवालात के लिए उनको बड़े मुश्किल होगा जवाब देना। और ये जो महंगाई और बेरोजगारी और मुआशी बदहाली है, इस पर आपने देखा कि उनके जो अंदर दरारें थी वो खुलकर सामने आ गई। बहुत से ऐसे मेंबर्स हैं जो कि इनके अपने जो कि बरबला भी इजहार करते रहे, वो कि उन्होंने वोट भी दिया, ये बात भी सही है, लेकिन उन्होंने खड़े होकर इतनी उनमें जुर्रत पैदा हो गई है कि वो खड़े होकर बरबला मीडिया पर, पार्लियामेंट में, फ्लोर पर वो अपने ख्यालात का इजहार खुल के कर रहे हैं। और खुफिया तौर पर बहुत से मेंबरान ऐसे हैं जो अपनी ऑप्शंस तलाश कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ ऑपोजिशन पार्टी से राब्ते में हैं। अब बात यह है कि किस तरीके से रोका जाएगा, इसके जाहिर है जो आईनी तरीका है वो तो यही है कि अच्छा परवेज़ साहबा, ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से तो ये दावा किया गया था कि हुकूमती कुछ अरकान उनके साथ राब्ते में हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी के साथ भी कुछ हैं हुकूमती अरकान राब्ते में अगले इलेक्शन में आपके टिकट पे इलेक्शन लड़ने के लिए? इमरान याकूब साहब, आपको हैरत शायद होगी अगर मैं चले नाम मैं नहीं लेती, क्योंकि वो एक ठीक बात नहीं है और वो एक अमानत होती है, लेकिन बहुत से ऐसे मेंबर हैं जो कि मेरे ख्याल में पहले साल के आखिर से ही जो है वो राब्ते कर रहे थे और वो राब्ते से कभी निकले ही नहीं।
ये अलग बात है कि उनके रास्तों को किस तरीके से जो है वो हमारे टीम ने उनको जवाब दिया, लेकिन वो लोग रास्ते से नहीं निकले। सही। और आज भी ऐसे बहुत से और लोग हैं जो मुख्तलिफ पार्टी से रास्ते में, जिससे हमारी पार्टी भी शामिल है और इंगेज हैं वो संभाव। ठीक, अच्छा, मैं इस पर आपसे जरूर पूछूंगी कि ऑप्शंस अभी के लिए हैं या फिर नेक्स्ट इलेक्शन के लिए, लेकिन थोड़ा सा प्लीज मुझे मौका दीजिएगा। मैं हिलाली साहब का कमेंट बजट के हवाले से जरूर लेना चाहूंगी, मिनी बजट के हवाले से। हिलाली साहब, आप समझते हैं कि ये गवर्नमेंट की एक बहरहाल सक्सेस है और अपोजिशन को बहरहाल एक नाकामी का सामना हुआ है, क्योंकि मिनी बजट तो बहरहाल पास करवाने में हुकूमत कामयाब हो गई है और अब नो कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे मेजोरिटी तो उनकी ऑटोमेटिकली साबित हो गई। समीना, मजे की बात यह है कि इसी चीज पे तो हमें डिबेट करना चाहिए था कि भाई मिनी बजट के अंदर क्या है, बैंक लेजिस्लेशन के बारे में क्या है, कौन सी चीज है जो ठीक है, शायद मुश्किल हो आवाम के लिए, मगर हम उस चीज पे बात करने लग गए हैं जो हुआ ही नहीं। एटलीस्ट खटक कह रहा है तो मैंने कभी कहा ही नहीं है, और ना एक कोई आदमी, किसी चैनल, कोई रिपोर्टर एक ऑडियो या वीडियो या कोई सबूत निकाल के बता सका। ये पूरी मुल्क हाईजैक हो गई है कि परवेज खटक लड़ गया और परवेज खटक साहब वो बाहर आए और कहे मैं तो बिल्कुल ही नहीं लड़ा। ये मुझे तो समझ नहीं आ रही है ये क्या गया है लोगों को। और जिधर तक ऑपोजिशन की बात कर रहे हैं, बीबी बिल्कुल सही कह रही हैं, बीबी पलवशा जो आई हैं, कि कब उन लोग शायद कांटेक्ट में 2 साल से इनके साथ हों, वो इसलिए कांटेक्ट में हो कि कोई पाकिस्तान में तो मान ही नहीं सकता कि एक ईमानदार आदमी इस मुल्क को चलाए, वो तो कोई मान ही नहीं सकता। ऐसी ट्रेनिंग और ऐसी एक्सपीरियंस उनकी हुई है, तो जाहिर है कि कोई दे आर नॉट बिलीविंग इट। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि चलिए बात करते हैं कि क्या था ये बजट में, बात करते हैं कि सेल्स टैक्स एसिमेट्रिकल क्यों है इतना पाकिस्तान में, कि कभी 2%, कभी 10%, कभी 17%, फिर रिबेट्स होते हैं और फिर सब्सिडीज होते हैं। यार समझाओ तो सही लोगों को ये क्यों हो रहा है। नहीं भाई, वो खटक ने क्या कहा, कमाल है। कुछ लोग तो वैसे इमरान साहब ये भी कह रहे हैं कि ये परवेज खटक साहब वाली स्टोरी जो है वो जानबूझ के मीडिया को दी गई है तवज्जो हटाओ मुहिम के तौर पर, कि जिसकी वजह से बजट के जिस तरह से हिलाली साहब कह रहे हैं उसके हवाले से गुफ्तगू ना हो, हमाद अजहर साहब को भी बचा लिया जाए कि जी गैस के मामले पर उनसे सवालात ना हो जाएं, तो बीच में एक अननेसेसरी स्टोरी जानबूझ के फीड की गई है। आपके पास क्या खबर है, हुआ क्या इन दोनों के दरमियान? देखिए, 2 चीज़ें हैं इस मामले में। पहली बड़ी ज़रूरी, एक तो ये कि ये जो बजट है, आपको याद होगा कि हमने जब ये बात हुई थी तो उस पर मैंने कहा था कि ये मिनी बजट पास हो जाएगा, और इसी अपोजिशन के, इसी पीपल्स पार्टी के, इसी मुस्लिम लीग नून के होते हुए हो जाएगा। उसकी बुनियादी वजह समझे, ये बजट पास कराना हुकूमत से ज़्यादा रियासत पाकिस्तान का मामला था, क्योंकि ये बजट इमरान खान साहब की ख्वाहिश पे नहीं पास हो रहा, ये बजट पास हो रहा है IMF की शराइत पे, IMS की ख्वाहिश पे, और IMF का जो मसला है उसको साथ लेके चलना रियासत पाकिस्तान का मसला था, क्योंकि आपने जिन शराइत पे उनके साथ ये तय किए मामला, आपको वो शराइत बहरहाल पूरा कर दी हैं, नहीं तो आप डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरे मामले की तरफ। देखें, मैं ज़ाती तौर पे ये नहीं समझता कि किसी साजिशी थ्योरी की बिना पर या सिर्फ अपने इमेजिनेशन की बिना पर कोई तबसरे शुरू कर दिए जाएं और ये कह दिया जाए कि फड्डा हो गया, फड्डा हो गया, फड्डा हो गया। लेकिन चंद हकाइक ऐसे होते हैं, देखिए, अल्लाह ताला को किसी ने आज तक देखा नहीं, लेकिन उसकी निशानियों से पहचाना है। उसी तरह मामला ये हैं कि चंद चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बता देती हैं कि इसमें क्या है। मैं हिलाली साहब से ये जानना चाहूँगा, या पलविशा साहिबा, वैसे तो आज पलविशा साहिबा का बड़ा खसूसी शुक्रिया कि आज वो हमारे प्रोग्राम में आई हैं। मामला ये है कि ये मुझे बताएं कि ये कोई सोच सकता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सदारत में पीपल्स पार्टी का कोई इजलास हो रहा हो और उसमें से खुर्शीद शाह साहब ये कह के बाहर चले जाएं कि वो सिगरेट पीने के लिए बाहर आए थे, या मियाँ शहबाज शरीफ की सरबराही में कोई इजलास मुस्लिम लीग नून का हो रहा हो और बाद में ख्वाजा आसिफ साहब कह दें मैं तो सिगरेट पीने के लिए आया था।
तो अगर परवेज खट्टर साहब ने बाहर आके ये कह दिया ना कि जी मैं तो सिगरेट पीने के लिए आया था, इमरान खान साहब, वजीर आजम इमरान खान साहब की सदारत में होने वाले इजलास में, तो ये खुद बात चीख चीख के कह रही है कि सिगरेट पीने के लिए तो साहब बाहर नहीं आ सकते, कोई मामला हुआ जरूर है। अब क्या ये तो अच्छी बात है ना, जमहूरी रवैया है, लड़ाई भी हुई है तो क्या हो गया? सुन तो मैं ये तो मैं तो ये नहीं कह रहा कि ये बुरी बात है, मैंने तो नहीं ये कहा। मैंने आपके उस सवाल का जवाब दिया कि कुछ हुआ या नहीं हुआ, तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कोई चिंगारी तो है जिससे आग का धुआं निकला है सारा। ठीक है परवेज शाह, आपकी तरफ मैं जरूर आऊंगी ये जानने के लिए कि अब ये तो हमें नजर आ गया कि फिलहाल हुकूमत के इत्तेहादी उनके साथ खड़े हैं, उनके अरकान भले नाराज हैं, मजबूर हैं, चाहते हुए ना चाहते हुए वो वोट उनको ही दे रहे हैं। अदम एतमाद लाएंगे आप लोग ये देखते हुए भी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ? मुझे लगता है कुछ हमारे कांटेक्ट का इशू है, शायद वो हमें सुन नहीं पा रही, हम दोबारा उनसे रब्ता कर लेते हैं। लेकिन हिलाली साहब, आपसे मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी, अपोजिशन ये बात ज़रूर कर रही है कि जनाब हम एतमाद लाएंगे, जो पहले इनके दरमियान कन्फ्यूजन था कि लाया जाए नहीं लाया जाए, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि जब आपको ये नज़र आ रहा है कि जब उन्होंने बजट पास कर लिया है, बल्कि मैं आपको सुनवा भी देती हूँ, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी ये बात कही कि जनाब ये बजट तो फ़ोन कॉल्स के ज़रिए पास हुआ। क्या उन्होंने कहा, ज़रा सुन लें। क्या इस मुल्क के नुमाइंदों को हक नहीं है कि इन मामला पर बहस हो सके? अददी बर्तनी तो टेलीफोनों ने पूरी कर दी, लेकिन बहस तो हो सकती थी। तो टेलीफोन्स तो फिर अदम एतमाद को भी नाकाम कर सकते हैं अगर उन्होंने ही कामयाब करवाया हो टेलीफोन्स ने। जी लाली साहब, तो 10 दिन पहले यही शख्स, 10 दिन पहले ये या इसका जो कोई हमसाथी पार्टी वाला, ये तो खुशी मना रहा था, हो हाथ उठा लिया है, फौज अभी बिल्कुल न्यूट्रल हो गई है, हाथ उठा लिया है, सेलिब्रेट करें, अब इनकी शामत आ गई है कि नहीं? और 10 दिन बाद कहते हैं फोन कॉल्स आ गए। यार इनको पूछो गिनती आता है कि नहीं आता है? गिनती ऑपोजिशन के पास नंबर्स हैं कि नहीं है? गिन दो, ये इनन्यूमरेट है कि गिनती नहीं कर सकते? मुझे बता दें। कमाल है। और ये कहना कि वो सिगरेट नहीं पी के जा सकता था, पता नहीं कितनी एडिक्शन है उसकी सिगरेट की। मगर एक चीज मैं बता दूं, अगर वो कहा है जो लोग कहते हैं गैस के बारे में, तो मेरे ख्याल में उनको सिगरेट की नहीं और किसी और चीज की भी जरूरत होती होगी। भाई गैस पाकिस्तान में 22% लोग हैं जिनके पास गैस है, 78% के पास गैस नहीं है। गैस डिप्लीट हो रहा है 10% फी साल पे। 78% किधर केपी में आप उनको गैस देंगे, कितना देर लगेगा? और आपके इंडस्ट्री और आपका खास तौर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की तबाही हो जाएगी। क्यों? कि कुछ लोगों को गैस चाहिए। क्यों? कि ये कुछ इलेक्शंस जीते। या फॉर गॉड सेक, जो आप समझते हैं कि ये कोई रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है? एक लीडर को कहना कि तुम गैस नहीं दे रहे हो लिहाजा मेरे लोग वोट नहीं करेंगे तुम्हारे लिए, या कोई और भी बातें हैं। आई डोंट थिंक ही सेड इट। और माफ करिए, अगर भी वो कहा, आप एक इंटरनल मीटिंग ऑफ द पीटीआई को आप उसको रूमर पे, इसलिए सबूत तो कुछ है ही नहीं ना आपके पास, रूमर्स पे चला रहे हैं। और गैस वाले मामले पे जो लड़ाई हुई है लाली साहब, वो तो खुद गवर्नमेंट के वज़रा भी मान रहे हैं कि तल्ख कलामी हुई है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं हुई, वो जो एनर्जी मिनिस्टर हैं हमाद अजहर साहब, उनके साथ हुई है उनकी तल्ख कलामी कि भाई जो स्कीम्स शुरू करनी थी वो आप लोग नहीं कर रहे। लेकिन वॉट एवर, अगर कोई उनका आर्ग्यूमेंट है वो आपस में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। थिंग इज, मुझे तो ये अच्छा लगता है कि कोई बात तो करे, ये थोड़ी है कि कोई गुलामी करके बैठा रहे और कोई बात ही ना कर सके। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं तो वो हमाद अफसर क्या कह सकता है? वो कौन सी स्टेटिस्टिक है मेरी जो गलत है? भाई 22% ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान को गैस कनेक्शन है, गलत? नो। 78% के पास नहीं है, गलत? नो। कितने एक साल में 78% को दे देंगे आप? यही आर्ग्यूमेंट। लेकिन इमरान साहब, जो हिलाली साहब बात कर रहे हैं, मैं चाहूंगी उस पर आप भी कमेंट करें। जो मैंने कहा कि फोन कॉल्स के जरिए अगर नंबर्स पूरे हो गए तो वो तो फिर बाद में भी फोन कॉल्स आ सकती हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि मैंने जैसे पहले कहा था कि ये बजट पास करवाना, मिनी बजट पास कराना या तरमीमी बजट पास करवाना, ये रियासत पाकिस्तान का मामला था। इसलिए ये फ़ोन कॉल्स अगर आई भी तो उस पैराए में आई
कि ये मामला ताकि हल हो जाए। लेकिन जो दूसरी बात है, अब आ जाते हैं इस पे कि क्या कोई इन हाउस तब्दीली की बात हो सकती है, क्या ये जो मामला है परवेज़ खटक साहब का और वज़ीर आज़म की तलख कलामी वाला, इसमें भी कोई इन हाउस तब्दीली वाला मामला तो नहीं है। ये सर देखिए पीटीआई में क्या कहा जा रहा है, पीटीआई में काफ़ी अरसे से ये मामला तो हो रहे हैं कि जनाब अगर इमरान खान साहब, क्योंकि पीटीआई 100% खड़ी है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के उस पे, उनकी शख्सियत पे। अब अगर इमरान खान साहब को खुदा न खास्ता कुछ मसला हो जाता है कानूनी या वैसे कोई मसला हो जाता है, तो मुझे आप ये बताएं कि पीटीआई में फिर मुतबादल की आदत, ये इस हवाले से बड़ी गुफ्तगू होती है कि क्यों। अब पीछे ये भी हुआ कि जी अगर इन हाउस तब्दीली होती है और पीटीआई में से कोई आ जाता है तो वो -1 फार्मूला हो जाता है, तो वो कौन होगा? उस पर परवेज़ खटक साहब का भी नाम आया, उस पर एक दो दूसरे नाम भी आए। हाँ जी, अब मैं ये नहीं कहता कि परवेज़ खटक साहब ऐसी किसी साजिश का हिस्सा हैं, लेकिन एक थ्योरी ये पेश की जा रही है, मैं बार बार फिर ये कह रहा हूँ, इस लेकिन पे मैं बड़ा जोर दे रहा हूँ कि अगर परवेज़ खटक साहब देखें अपने आप को एक मुतबादल के तौर पे पेश करते हैं, या उनसे अगर कोई राब्ता करता है कि जनाब आप मुतबादल के तौर पे अगर हम आपको सामने लेके आए तो आपके, तो देखिए सियासत में हर बंदे को ये हक हासिल है कि वो अपने लिए, अपनी बेहतरी के लिए, अपनी तरक्की के लिए, आगे जाने के लिए कुछ भी कोशिश कर सकते हैं। कि प्लान बी है ऐसा। अब देखें परवेज़ खटक साहब का केपी में बहुत ज़्यादा असर रसूख है, और अगर आप उनका मुआजना करें तो लोग जो वहाँ पे बैठे, मैं लाहौर या कराची में बैठे एनालिस्ट की बात नहीं कर रहा, जो एनालिस्ट, जो साफ़ी केपी में खुद बैठे हैं, जो वहाँ पे देखते हैं, उनसे अगर आप पूछें तो परवेज़ खटक साहब की बतौर वज़ीर आला कारकर्दगी महमूद खान साहब से कहीं बेहतर थी, और उसी बिना पे पीटीआई को वहाँ दोबारा हुकूमत भी मिली थी, उनको वोट भी मिले थे। तो परवेज़ खटक साहब अगर ये समझते हैं कि वो भी अच्छा डिलीवर कर सकते हैं तो ये समझना कोई बुरी बात तो नहीं है। अच्छा ठीक है। पलवेशा साहिबा आप हमारे साथ फ़ोन पर मौजूद हैं, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं। सवाल तो आपने सुन ही लिया था मेरा नो कॉन्फिडेंस मोशन के हवाले से, आप प्लीज़ अपना जवाब कंटिन्यू कीजिए। देखिए मैं ये कह रही थी कि जहाँ तक गो के पीडीएम जो है वो तो खैर अब नहीं रही, लेकिन जहाँ तक पार्लियामेंट्री जो है हमारी आपस में पार्टीज, वहाँ एक ब्रॉडर कंसेंसस है कि हमने इन मामलात पर रेजिस्ट करना है और रुकावट पैदा करनी है और रोकना है। वहाँ पार्लियामेंट के फ्लोर पर किसी तरह की भी जो है अगर मूव आती है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन में हैं वो आप देखेंगे कि इकट्ठी होंगी। अब ये किस वक्त का देखिए, क्योंकि चीज़ों की टाइमिंग जो है वो बहुत ज़रूरी होती, इम्पोर्टेंट होती है, और टाइमिंग को देखकर ही इस किस्म के जो है ये फैसले किए जाते हैं। और वो कई ऑप्शन जो है ये बड़े अरसे से ज़ेरे गौर है। और चूंकि देखिए अब परवेज़ खटक साहब हों या जहांगीर तरीन साहब हों, ये एक एक बंदा नहीं होता, इनके अपने साथ इनके ग्रुप होते हैं। लिहाजा जब परवेज़ खटक कोई कुछ कहे या कोई और पार्टी का उस पाए का लीडर कुछ कहे तो वो अकेला नहीं बोल रहा होता, उसके पीछे कुछ उसके लोग जो हैं वो खड़े होते हैं, कोई ताकत होती है तो वो उठ के खड़ा होता है। ये भी मैं आपको बता दूं कि पार्लियामानी पार्टीज में या प्राइम मिनिस्टर के आगे खड़े होकर अपनी ग्रीवियंसेस जो है वो इस तरीके से इजहार, देखें वैसे तो हर जगह होती है, हर पार्लियामानी पार्टी में होती है, हमारी हुकूमत थी तो बहुत कुछ कहा जाता था, लेकिन ये कभी नहीं कहा जाता था कि फिर हम आपको वोट नहीं करेंगे। जहां ये कहा जाए इसका मतलब है कि मामलात जो है वो खराब हो चुके हैं और उनके पीछे कोई ना कोई एक उनकी जो है अपने मेंबरान की खान साहिबा, ठीक है चलिए, ये अगर मैं आपकी बात मान लूं कि मामलात खराब हो गए तो क्या अगर -1 फार्मूला अप्लाई होता है, इमरान खान साहब को उनकी ही पार्टी अगर एक साइड पे करके परवेज़ खटक साहब या कोई भी XYZ सामने आ जाती है, ये काबिल कबूल है ऑपोजिशन के लिए, या आप लोग पीटीआई गवर्नमेंट को ही चलता करना चाहते हैं? देखें ये बहुत फार फेच्ड इस वक्त बातें हैं कि उनकी पार्टी उनको माइनस कर दे, ये भी ऐसा नहीं होगा कि मेरे ख्याल में पूरी जमात ही जो है वो इमरान खान साहब को अगर फारिग कर दे तो फिर तो जमात ही खत्म हो गई ना, फिर तो एक मामला ही खत्म हो गया। इसका जो तरीका है वो यही है कि एक अदम एतमाद की तहरीक जो है वो पेश की जाती है और अगर वो कामयाब हो जाती है, अब देखिए जैसे यूसुफ रजा गिलानी साहब का इलेक्शन था, वो जब वो जीते तो उसके बाद वजीर आजम को एक वोट लेना पड़ा एतमाद का,
लेकिन उस वक्त से लेकर आज तक बहुत हालात जो है वो खराब हो गए और मुख्तलिफ हैं, और लोगों में बहुत जो है वो एक इर्ताश पाया जाता है। लिहाजा मैं ये समझती हूँ कि जहाँ हमारे लीडरान ने मिलकर ये फैसला कर लिया कि अब अदम एतमाद की तहरीक लानी है, मैं समझती हूँ ये हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज होगा। अच्छा परविशा साहब, आपने अभी टाइमिंग का जिक्र किया कि टाइमिंग कुछ कह सकते हैं? जी टाइमिंग बड़ी अहम होती है। मुझे ये बताएं कि आपने 27 फरवरी की डेट दी हुई है और पीडीएम ने 23 मार्च की। उससे पहले 25 को पीडीएम ने अपना सरबराही इजलास भी रखा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि वो शायद ये इस पे भी बात करेंगे, तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला करेंगे। तो ये क्या, ये टाइमिंग आप क्या समझती है इस काम के लिए? टाइमिंग इन मार्चेस से पहले बेहतर है या मार्चेस के बाद की टाइमिंग बेहतर है? इमरान याकूब साहब, ये तो बड़ा कलेक्टिव विजडम जो है सबका मिलकर ही फैसला कर सकता है। मैं अकेली इस पे अरस्तू नहीं बन सकती कि कौन सा टाइमिंग बेहतर है। लेकिन बहरहाल टाइमिंग फरवरी और मार्च में कोई इतना फर्क तो है नहीं, तो टाइमिंग यही होगा अगर हुआ। और जो है मैं समझती हूँ कि इसके ये अभी जो है वो माहौल गर्म है। ठीक है। अच्छा परविशा साहब साथ रहिएगा, शायद हिलाली साहब भी कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं। जी हिलाली साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस मामले पे, जैसे मैंने पहले भी कहा था, जो हमारे पास कोई सबूत नहीं है, ये प्रोग्राम हम साइड ट्रैक कर लिया। दूसरी बात मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आपको पता है कि ये 15 लोग हैं मिस्टर परवेज़ खटक के साथ, जो उनके 15 रिश्तेदार हैं, जो शायद एमएनए हों या एमपीएज हों या लोकल काउंसलर्स हों। भाई उन्होंने भांजा और भतीजा तो छोड़ के पीपीपी के चले गए हैं, सुना उन्होंने ज्वाइन ही कर लिया है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस आदमी को अगर ये कहता है ऐसी चीज, तो इसको कुछ कहना है ही है ना। और ये क्या जवाब देगा लोगों को कि उसके जब भांजा और भतीजे और लोग उसके हार गए हैं, तो उनका परफॉर्मेंस जो है दैट हैज नॉट बीन अप टू द मार्क। तो ये शायद आप कहें कि डज ही वांट टू ब्लेम इमरान खान, शायद, मगर कहने की बात यह है कि कम से कम उस आदमी को बेनिफिट ऑफ द डाउट तो दे दें। भाई वो बार बार आके कहता है वो डिनाई कर रहा है, तो आप क्यों समझते हैं कि ऐसी कोई चीज हो गई है जो हम इतना लंबा एक डिस्कशन, एक फैक्ट विच इज नॉट इवन ट्रू, उस पे हम चल रहे हैं। इस पे थोड़ी बात है लाली साहब, हमने और भी मामला। लाली साहब गुजारिश ये है, पहली बात तो ये कि आप ये फैसला कर रहे हैं कि ये ट्रू नहीं है। ये वैसे ही है जैसे हम ये कहें कि ये ट्रू है। भाई जैसे हम कहते हैं कि अगर ये कोई सबूत नहीं है कि सच है, उसी तरह आपके पास भी तो कोई सबूत नहीं है कि ये झूठ है। दूसरी बात ये कि उनका एक भाई और भतीजा पीपल्स पार्टी में चले गए और 2 भांजे नून लीग में चले गए, और परवेज खटक साहब इतने भी कमज़ोर नहीं है कि उनकी फैमिली में लोग उनकी मर्जी के बगैर कोई फैसला करें, तो उनकी फैमिली में भी कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पक रही है। लेकिन एक और बात भी है इसमें कि अगर अच्छा इमरान साहब ये ऐसा कोई एक्सट्रीम डिसीजन करना होता, एक थोड़ा सा मैं बात करूं, तो जब वो खुद ये सब जानते हैं कि जब गवर्नमेंट्स बननी थी वो खुद चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे, लेकिन उनकी विल के अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर साहब ने महमूद खान साहब का चुनाव किया। तो अगर उन्होंने उस वक्त कोई एक्सट्रीम स्टेप नहीं लिया, तो वो अब इस तरह के एक छोटे से गैस के मामले पे ऊपर क्यों इतना एक्सट्रीम स्टेटमेंट लें कि वो प्राइम मिनिस्टर के सामने खड़े हो जाएं? एक लॉजिकल सा क्वेश्चन जहन में आता है। नहीं सबीना, इसमें ये नहीं है कि इशू क्या है, मामला ये है कि देखें जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इलेक्शन जीत के वज़ीर आज़म बने थे, तो जो उनका उस वक्त करिश्मा था, लोगों को जो उनसे तवक्कुआत थी वो और थी। अब 3.25 साल 3.5 साल के बाद लोगों की तवक्कुआत कुछ हो रहे हैं, अब उनका वो करिश्मा नहीं रहा, अब लोगों में उनकी वो उस तरह से पसंदीदगी नहीं रही। तो ये सारी मामले जो है सियासतदान की नजर सब चीजें। पलविशा साहिबा हमारे साथ हैं। पलविशा साहिबा, आपसे मैं एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगी। अगर हम ये मान भी लेते हैं आप अदम एतमाद ले आए, आप लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को भी हटा दिया, गवर्नमेंट भी गिरा दी, कुछ भी चेंज ऐसा हो जाता है, लेकिन ये जरूर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या ऑपोजिशन के पास खुद कोई इकोनॉमिक प्लान है कि कैसे हम लोगों ने सर्वाइव करना है? शायद खाकान अब्बासी तो आज ये कह रहे थे कि IMF भी सुन ले, ये सारा कुछ रिवर्स हो जाएगा, लेकिन क्या कोई इकोनॉमिक प्लान है, कैसे इससे निकलेंगे? देखिए, बात यह कि मैं तो ये बढ़त नहीं मार सकती कि IMF सुने के रिवर्स हो जाएगा, लेकिन जो
कुछ हो रहा है और जिस तरीके से हो रहा है, बात ये नहीं है कि हमारे यहाँ कोई रिजीम सेल्स टैक्स की जो है वो अगर गलत है तो उसे सही नहीं होना चाहिए, लेकिन बात ये है कि हमें किसी इदारे की, जाहिर है सब जाते रहे हैं IMF के पास, लेकिन उसकी मनो अनडिक्टेट्स मानकर जब हम फ्लोर ऑफ द हाउस पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि भाई हमें मानना पड़ेगा क्योंकि वो कह रहे हैं, तो फिर उसका मतलब मुख्तलिफ होता है। और आपको ये याद होगा कि यही फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो थे, ये अब मिनिस्टर बनने से पहले जब शायद ये एडवाइजर भी नहीं थे तो इन्होंने कहा था कि बेड़ा गर्क कर दिया गया है हुकूमत के बारे में, PTI की, और इन्होंने इकोनॉमी का बेड़ा गर्क शायद लफ्ज था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। तो लिहाजा ऐसे मामलात हैं कि जो सीधे हो सकते हैं, लेकिन अब देखिए परवेज खटक साहब, आप लोग कहते हैं ना कि अगर उन्होंने नहीं भी कहा, या गैस के छोटे से इशू पे, इशू वो नहीं होता जिस पे खड़े होकर बात की जाती है, इशू उसके पीछे जो होता है, जो एक जरा बड़ी एक तस्वीर होती है ना, वो होती है। वो तो सामने कोई भी आप इस किस्म का इशू, वजह कोई भी बनाई जा सकती है, एक्सक्यूज कुछ भी बन सकता है। गैस का एक बड़ा इशू आवाम को तो आजकल दरपेश है। आप महंगाई कह सकते थे, आप कोई और बात कह सकते हैं, बहुत से मसाइल, हजारों मसाइल आवाम को इस वक्त दरपेश हैं, लेकिन मामला ये है कि इस तरह की बातें 100% झूठ भी नहीं हो सकती। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि हम भी मेंबर्स रहे हैं, जब पार्लिमानी पार्टी होती है तो पल पल की खबरें बाहर जाती हैं, ये 100% होता है। कोई पार्लिमानी पार्टी भी इम्यून नहीं रह सकती। मेंबरान खबरें जो है, ये इमरान याकूब साहब शायद मेरी बात को जो है वो इसको सेकंड करेंगे कि मेंबरान जो है वो खबरें अपने अपने मनपसंद रिपोर्टर्स जो है उन्हें देते हैं, और अगर ऐसी कोई खबर हो जिसमें कोई मिर्च मसाला हो तो बिल्कुल निकलती है। और आपके रिपोर्टर्स जो है वो ढूंढते हैं खबरें पार्लिमानी पार्टी के बाद कि क्या बात की गई, किसने ठीक बात की, किसने कोई डाइसेंटिंग नोट दिया। लेकिन परवेज खटक साहब एक आम मेंबर तो है नहीं ना उस पार्टी के। परवेज खटक साहब का खड़े हो जाना बड़ी एक जो है अनयूजुअल बात आपको लगती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप, सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पलवशा खान साहिबा, आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हम कोशिश करेंगे फिर भी आपको साथ रखते रहें। लेकिन बहरहाल जनाब, गुफ्तगू आपने सुनी, क्या अपोजिशन के पास वाकई कुछ हल है या नहीं, इस पर तो उन्होंने बहुत वाज़ेह नहीं बताया कि है या नहीं, लेकिन बहरहाल उनका ये कहना है कि बेहतर निगोशिएट किया जा सकता था IMF के साथ। लेकिन जहाँ IMF से निगोशिएशंस भी की, ये बिल भी पास करवाया हुकूमत ने, वहीं प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये भी कहा कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है जब हम IMF के पास जाते हैं और उनकी शराइत मानते हैं। ये भी उन्होंने अल्फाज उस वक्त कहे हैं कि जब पाकिस्तान की पहली नेशनल पॉलिसी जो है उसका इजरा किया गया है। ये पॉलिसी है क्या, और क्या इस पॉलिसी पर अमल दरामद होगा, कितनी इम्पॉर्टेंट है ये डेवलपमेंट पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, इस पर डिटेल में बात करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का इजरा कर दिया गया है और इसका कुछ हिस्से का इजरा किया गया जो कि पब्लिक के लिए है। जाहिर है कि कुछ हिस्सा सीक्रेट भी है, लेकिन इसमें बड़ी अच्छी बातें लिखी गई हैं कि जनाब किस तरह से पाकिस्तान को हमने नेशनली सिक्योर करना है, इसमें कौन कौन से ऐसे शोबाजात हैं जहाँ पर काम करनी, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मैं इसकी कुछ जो इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं वो आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। ये जनाब 100 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल ये पॉलिसी है, और इसमें एक तो ये कि माशी सिक्योरिटी को कौमी सलामती पॉलिसी में न्यूट्रल हैसियत दी गई है। खित्ते में अमन, राब्ताकारी और हमसाय ममालिक के साथ तजारत पॉलिसी का बुनियादी नुक्ता बयान किया गया है। इसके साथ साथ मुल्की वसाइल को बढ़ाने की हिकमत अमली दी गई है। ये भी कहा गया है कि जनाब कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की सलामती पॉलिसी में अहम होगा, रहेगा, है, और ये भी कि बढ़ती आबादी को ह्यूमन सिक्योरिटी का बड़ा चैलेंज करार दिया गया। शहरों की जानिब हिजरत, सेहत, पानी और माहौलियात भी पॉलिसी का हिस्सा है। गुड गवर्नेंस, सियासी इस्तेहकाम, फेडरेशन की मजबूती पॉलिसी का हिस्सा है। इसके साथ साथ ये भी इसमें कुछ शिकें रखी गई हैं कि जनाब सलामती पॉलिसी पर सालाना बुनियादों पर नजरसानी भी की जा सकेगी, और कोई भी गवर्नमेंट जो इस गवर्नमेंट के बाद आए, नई हुकूमत पॉलिसी पर रद्दोबदल का इख्तियार भी रखती होगी। और फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो एक तरतीब दी जाती है वो पॉलिसी की वारिस होगी, वही इसको लेके संभाल के रखेगी। तो जनाब ये सारी सूरत हाल है, इस पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। लेकिन
इस पे 2-3 सवालात हैं बड़े इंपॉर्टेंट। वो एक तो ये कि जनाब इसमें कौन सी ऐसी नई चीज़ है जो हमें पहले नहीं मालूम। ऐसी बहुत सी अच्छी अच्छी बातें हम लिख सकते हैं कि ये किया जाए, वो किया जाए, ये किया जाए, ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, लेकिन सवाल बुनियादी ये है कि इसमें कौन सी ऐसी नई बात है। दूसरी बात ये कि अच्छी बातें आप जितनी मर्जी लिख लें, लेकिन उस पर अमल दरामद कैसे होगा ये जानना बड़ा ज़रूरी है। क्या इस हवाले से इस पॉलिसी में कोई गाइडलाइन, कोई रास्ता मुतय्यन किया गया है या नहीं, कोई तरीक़ाकार बताया गया है या नहीं, और फिर ये भी कि इस पॉलिसी का फ़ायदा क्या होगा। इसके ऑब्जेक्टिव्स तो हमारे सामने हैं, लेकिन इसका तरीक़ाकार स्ट्रैटेजी है वो हमारे सामने क्यों नहीं है। तो इसके हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं। पहले मैं जाऊँगी हिलाली साहब के पास। हिलाली साहब, आपने पॉलिसी यकीनन गो थ्रू की होगी, आपको ये पॉलिसी कैसी लगी और आप इसमें क्या खूबियाँ और ख़ामियाँ देखते हैं? जी हाँ, मैं आज तकरीर भी सुना था हमारे प्राइम मिनिस्टर का, जब वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे और सिग्नेचर के पहले। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बहुत अच्छी बात है कि एक तरीके से एक पैगाम आपको सबको मिला है, आपको, मुझे, गवर्नमेंट से, कि भाई ये काफ़ी नहीं है कि आप सिर्फ हमारी मिलिट्री ताकत देखें, आपको हमारा इकॉनमी जो है उसको भी समझना है। तो ये ठीक है अगर आपको पता है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स क्यों ज़रूरत है, मगर आपको ये भी पता चलना चाहिए कि इस वक्त इकॉनमी की ये हालत क्यों है और हम आज IMF क्यों जा रहे हैं। इसलिए कि हालांकि USSR, सोवियत यूनियन के पास 1.5 मिलियन लोग थे इन दी आर्म्ड फोर्सेस, 3000 न्यूक्लियर वेपन्स थे, मगर फिर भी वो टूट गया, इसलिए कि मिलिट्री स्ट्रेंथ काफ़ी नहीं है, आपको इकोनॉमिक स्ट्रेंथ चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर ने आके ये भी एम्फसाइज किया कि वो भी काफ़ी नहीं है, आपको एजुकेशन भी आपका ठीक होना चाहिए। ये 3 टियर्स जो पाकिस्तान में है, एक उर्दू, एक मदरसा और एक इंग्लिश, ये 3 किस्म के कल्चर्स प्रोड्यूस करते हैं। खैर ये उनका ख्याल है, इट डजंट मैटर कि हम सब एग्री करते हैं, और ये 3 किस्म के कल्चर्स जो हैं अच्छे नहीं है, लिहाजा एजुकेशन सिस्टम भी एक टियर होना चाहिए। और कोई मज़ा नहीं है। जैसे आज अमेरिका में आप आज का न्यूयॉर्क टाइम्स उठाएं और आप देखेंगी समीना कि उसका लेफ्ट हैंड कॉलम में एक सवाल पूछा जा रहा है, क्या अमेरिका टूट रहा है, क्या अमेरिका टूटेगा, क्यों? इकोनॉमी पे बात हो रही है, मगर देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो। तो कहने की बात है, बड़ी अच्छा बात है कि इंटरलिंकेजेस बिटवीन इकोनॉमी, पब्लिक मोरल और मिलिट्री स्ट्रेंथ और इन चीज़ों के बारे में तो बड़ी अच्छी बात है। और किधर किधर रिफॉर्म्स आर नेसेसरी, काफ़ी नहीं है। ये गवर्नमेंट को आप बहुत सारे चीज़ें पे, हेल्थ कार्ड, किसान एहसास, सब्सिडी, गाड़ियाँ ज़्यादा बिक रही हैं, मोटरसाइकिल ज़्यादा बिक रही हैं, कोविड को इन्होंने बड़ा अच्छा किया, ये सब है, मगर मैं जानना चाहता हूँ कि जुडिशियल रिफॉर्म नहीं है, लॉ नहीं है, इक्वालिटी इन फ्रंट ऑफ द लॉ। खुद प्राइम मिनिस्टर आज कह रहे थे, क्या फायदा अगर तुम्हारा कानून ऐसा है कि कार्टल्स जाके जब मर्जी है पैसे दे के स्टे ले लें। बिल्कुल सही कह रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तक करने हैं और लोगों को दिलचस्पी लेनी है, नहीं तो ये मुल्क भी नहीं बचेगा। अल्लाह खैर करे। जी इमरान साहब, आपके ख्याल से कौमी सलामती पॉलिसी की ज़रूरत थी, और जिस तरह की पॉलिसी सामने आई है, क्या ये एक जामे पॉलिसी है? देखिए, बात ये है कि ये बड़ी खुशाइंद बात है कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके इत्तेफाक राय से एक ऐसी कौमी सलामती पॉलिसी बनाई गई है जिसे बनाने में तकरीबन 7 साल लगे। पहली बात तो ये कि हिलाली साहब की बातों से मैं मुत्तफिक हूँ, सिवाय एक बात के कि ये हुकूमती पॉलिसी नहीं है, ये रियासती पॉलिसी है और रियासत पाकिस्तान ही इसकी ज़ामिन है। 2014 में इस पे काम शुरू हो गया था और ख़ुद इस पॉलिसी में ये लिखा हुआ है, अगर आप देखें कि ये 2014 से इस पे काम शुरू हो गया था, लिहाजा ये सिर्फ इस हुकूमत का कारनामा नहीं है। दूसरी बात ये कि मियां नवाज शरीफ ने फरवरी 2014 में एक इससे मिलती जुलती पॉलिसी जो है वो अनाउंस भी की थी, उसके बाद ही इस पॉलिसी पे एक जामिया पॉलिसी बनाने पे काम शुरू हुआ था। लेकिन बड़ी खुशाइंद बात है, अच्छी बात है, और इस पे और सबसे अच्छी बात यह है कि ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की पहली तकरीर थी आज बतौर वज़ीर आज़म,
जिसमें उन्होंने जरदारी का या शरीफों का जिक्र नहीं किया, बल्कि उनकी वाही तकरीर थी जो उनके जिक्र के बगैर भी थी। आज भी तकरीर भी उनकी अच्छी थी। और ये दाखिली और खारजी दोनों मामला जो हैं उस पे ये पॉलिसी जो है वो ना सिर्फ उनका अहाता करेगी बल्कि मज़ीद जितनी मामला सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं उन पे काम किया जाएगा। और मैं समझता हूं बना तो नेशनल एक्शन प्लान भी था ना। मेरा सवाल ये है कि जब नेशनल एक्शन प्लान पे आपने पूरी तरह अमल नहीं किया तो फिर आप पॉलिसी ये बनाएं, इससे भी अच्छी बना लें, लेकिन जब अमल ही नहीं करना तो उसका फायदा क्या है? समीना, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। देखें, कोई भी दुनिया की कोई पॉलिसी बनती है ना पूरी दुनिया में, तो उस पर 99% भी अमल नहीं होता, 100% तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन असल चीज़ ये होती है कि अगर कोई इतनी अच्छी चीज़ बन जाए कि उसमें से आप 40-50% भी अचीव कर लें तो बाज़ औक़ात वो आपको 100% से भी ज़्यादा उसका फ़ायदा हो जाता है। हाँ जी, वो एक ऐसा डिफरेंस क्रिएट कर देती है, उससे आप इतने सिक्योर हो जाते हैं कि आपके बहुत सारे चीज़ें नेशनल एक्शन प्लान पे अगर आप कहते हैं 100% अमल नहीं हुआ, लेकिन जितना अमल हुआ आप देखें उससे कितना फ़ायदा हुआ। क्या दहशतगर्दी कम नहीं हुई? क्या दहशतगर्दों को सजाएं नहीं मिली? आपने ये नेशनल एक्शन प्लान ही था जिसके तहत फांसियां भी लगी लोगों को, दहशतगर्दों को सजाएं भी मिली और दहशतगर्दी के वाक़यात पे कंट्रोल भी पाया गया। तो मैं समझता हूँ ऐसी अच्छी चीज़ों का फ़ायदा अल्टीमेटली तो पूरे मुल्क को होगा, होता है और होता रहेगा। बिल्कुल सही। हिलाली साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे थोड़ा अलाउ कीजिएगा। इस वक्त हमारे साथ एक्सपर्ट हैं और मैं चाहूँगी क्योंकि वो डिफेंस से रिलेटेड रहे हैं तो फिर उनका पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शामिल कर लें। शहजाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है तो मैं उनसे ज़रूर सवाल ये करना चाहूँगी कि शहजाद चौधरी साहब, आपको पहले तो खुशामदीद और आपने मैं ज्वाइन किया, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो सामने आई है इसके हवाले से बहुत अच्छी बातें हैं जो सामने आ रही हैं, लेकिन इसमें आपको लगता है ये एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है और इससे पाकिस्तान को सिक्योर किया जा सकेगा अगर इस पर सही अमल हो जाए? देखिए, एक ऐसे मुल्क में जिसको कि एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट हमेशा के तौर पे कहा जाता है, मुल्क के अंदर भी और बाहर भी आमतौर पे ये समझा जाता था, उस मुल्क में आज आपने कन्वेंशनल सिक्योरिटी यानी जिसको हम नेशनल सिक्योरिटी आज तक कहते रहे हैं और ह्यूमन सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी, उन तीनों को इकट्ठा ला खड़ा किया। और इन तीनों को जब इकट्ठा लाया जाता है तो उसको कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी कहते हैं। तो मेरा अपना ख्याल तो ये है कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा खुशाइंद है कि आपके मुल्क के अंदर कम से कम ये चीज़ों को यकजा करने के बाद आपका सोच का महवर किसी न किसी हद तक कहीं ना कहीं पे कुरेदेगा ज़रूर किसी दिमाग को कि ये काम भी सिक्योरिटी का हिस्सा है और उनका सोचना और उनका करना ज़रूरी है। दूसरा, आपका सवाल ये भी हो सकता है कि ये होगा कैसे। आज पहला कदम था या फॉर्मली पहला कदम उठाया गया, उसके बाद अब एक लंबी जर्नी है, क्योंकि देखिए इसका ताल्लुक जब आप ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करते हैं तो आपकी इकोनॉमी में कितनी गुंजाइश है कि आप ह्यूमन सिक्योरिटी पे खर्च कर सकें, चाहे वो तालीम है, चाहे वो सेहत है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के निज़ाम है, चाहे इस तरह की चीज़ें हैं, किस तरह। तो उसके लिए क्रिएट करना, इकोनॉमी को काम बहुत बेहतर करना है ताकि वो गुंजाइश क्रिएट हो जो कि ह्यूमन सिक्योरिटी की तरफ खर्च की जा सके। उसके बाद फिर दूसरे मामला आता है, मिसाल के तौर पे अगर आपका फॉरेन पॉलिसी के अंदर तब्दीलियां नहीं आती तो फिर आपके जो चैलेंजेस हैं, जो कि आपके टेरिटोरियल चैलेंजेस हैं, उनमें कमी नहीं आएगी। अच्छा, शहजाद चौधरी साहब ये बताइएगा कि पहली दफ़ा इकोनॉमिक सिक्योरिटी को डिफेंसिव सिक्योरिटी के साथ नथी किया गया है, तो इससे आप क्या समझते हैं सूरत हाल किस हद तक बेहतर होगी? इमरान साहब, देखिए, मैं बिल्कुल इतना कोई शक नहीं कि दोनों इससे आपस में जुड़ी हुई हैं, इकोनॉमिक और नेशनल सिक्योरिटी या कन्वेंशनल सिक्योरिटी, क्योंकि अगर आप कमज़ोर होंगे तो जाहिर है कि फिर आप उस तरह की सॉवरेंटी अपनी नहीं रख सकते जो कि हम कहते हैं ना कि हमारी सॉवरेंटी होनी चाहिए, तो सॉवरेंटी आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है जब आप IMF के पास जाते हैं या किसी और मुल्क से कर्ज लेते हैं, चाहे वो आपका करीब तरीन भाई क्यों ना हो, करीब तरीन हिमालय से ऊंचा दोस्त क्यों ना हो, लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। तो जब ये चीज़ें हैं जो कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़रूरी है अपनी सॉवरेंटी को रिस्टोर करने के लिए और उस लिहाज से। लेकिन चीज़ याद रखें कि बज़ात खुद भी इकोनॉमिक सिक्योरिटी, जिस तरीके से कहा गया है इस पॉलिसी के अंदर भी कि कोहेजन, जो नेशनल कोहेजन है आपका, आप ये जो यकसुई है, जो यकजा होना है कौम का, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपका इकोनॉमिक। अगर
मुकम्मल इक्वालिटी नहीं होती, तो जो इनइक्विटी है उसको कम करने का, यानी जो फर्क आ जाता है, जहाँ तबकाती तफरकात आ जाते हैं, गरीब और अमीर का जो फर्क है उसको कैसे कम किया जाएगा। तो सर ये तो बातें बहुत अच्छी हैं, ये तो मुझे पहले भी पता थी, आपको भी पहले पता थी। असल चीज तो ये थी कि कोई ऐसा वे आउट सामने आए कि जिससे हम कहें कि ये रास्ता हमने चुन लिया, अब हम इसके जरिए से अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर लेंगे, अब हम IMF के पास नहीं जाएंगे बल्कि हम ऑल्टरनेट ये चीज लेके आ रहे हैं। तो ये तो हमें भी पता है कि IMF के पास जाते हैं हमें मुश्किल होती है, तो इसमें से कोई रास्ता तो नहीं निकला इन एनी केस। आई एग्री विद यू कि रास्ता मैं उम्मीद रखता हूँ कि बाकी 50 सफ़ों में शायद लिखा हो, और अगर नहीं लिखा तो हम सबको मिल के हम आप गुफ्तगू करेंगे, हिलाली साहब और इमरान याकूब साहब ऑप-एड लिखेंगे और सिखाएंगे पाकिस्तान के लीडर्स को कि किस तरीके से इसको बेहतर करना है, कैसे इन चीज़ों को उनको शामिल किया जाए। और मेरा ख्याल है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक अवेयरनेस, सबसे बड़ी बात की है गुंजाइश पैदा करनी। गुंजाइश आपकी पैदा होती है हर चीज़ की रिसोर्स से। पॉलिसी वजाते खुद कुछ नहीं होती, पॉलिसी के बाद रिसोर्स एलोकेशन होता है, और रिसोर्स एलोकेशन के बाद फिर इम्प्लीमेंटेशन होती है, और फिर अकाउंटेबिलिटी आती है कि अच्छा जो पैसा दिया गया उसको सही काम पे लगाया कि नहीं लगाया। हिलाली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हिलाली साहब करेंगे तो तभी जी हिलाली साहब। मैं 2 सवाल है मुझे, और ये दोनों सवाल जो हैं ये मुझे बड़े ट्रबलिंग हैं। एक सवाल मेरा ये है कि क्या था कि ऑपोजिशन अपना इनपुट नहीं दिया। अगर मैं ऑपोजिशन में होता तो मैं पूछता कि मुझे मेरा फर्ज है, मुझे हक दें ये करने के लिए, ये नहीं कि मुझे 10 दफे दावत दें और मैं ना आया। मेरा हक दें कि मैं रिफ्लेक्ट करूं। तो इन एनी केस होगा ही उसमें। नहीं, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है ऑपोजिशन का। अब आप फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, ये एको इतना हो रहा है, पता नहीं क्या है। जी। जब आप फॉरेन पॉलिसी की बातें कर रहे हैं तो आप मुझे बताएं कि ये ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं इनका तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ फॉरेन पॉलिसी है समीना। इनका जो फॉरेन पॉलिसी है वो फॉरेन पॉलिसी नहीं है जो इमरान खान का है, या शायद जो वो भी नहीं है जो इदारों का है। ये बिल्कुल अलग फॉरेन पॉलिसी है उनका। आई एम नॉट सेइंग कि उनका हक नहीं है, मगर ऑल आई एम सेइंग इज कि उस पे कितना एग्रीमेंट है मुल्क को, सही, ये भी सॉर्ट आउट करना चाहिए। एक चीज ये है। जी चौधरी साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई और आती है गवर्नमेंट और उसका अप्रोच कुछ और होता है उन चीज़ों के मामले में जो तयशुदा हैं, तो फिर क्या पॉलिसीज का मतलब है हर वक्त चेंज होती रहेगी, बार बार चेंज ही होती जाएगी, तो फिर फायदा क्या? तरजीही तब्दीलियां जरूर आती रहेंगी। देखिए, इसीलिए जो हिलाली साहब पहले एक अपने कमेंट में शायद कह रहे थे, जिसको इमरान याकूब साहब ने कंटेस्ट किया, वो ये था कि ये हुकूमती पॉलिसी है, जिसको इमरान याकूब साहब ने कहा नहीं ये रियासती पॉलिसी है। असल में ये मेरी नज़र के अंदर ये दोनों का मदगम है, दोनों का एक मलगूबा है। रियासती भी है क्योंकि रियासत भी आफ्टर ऑल कुछ प्रिंसिपल्स में तो बिलीव करती है। रियासत का मुराद होता है कि हम सब बहैसियत बगैर किसी सियासी डिवीजन के और पीपल ऑफ पाकिस्तान और साथ ही साथ जो रियासती इदारे हैं सब मिलके एक तरह की सोच रखते हैं, वो रियासती पॉलिसी। उसके ऊपर बड़े वाजे हमारे प्रिंसिपल्स हैं जिनको कि हम फॉलो करेंगे। अच्छा, दूसरा, लेकिन तरजीही चीजें होती हैं। मिसाल के तौर पे किसी का रुझान किसी एक मुल्क के साथ फॉरेन पॉलिसी में ज्यादा है, किसी का दूसरे की तरफ ज्यादा है। ये जो थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगी ये वजह बनाती हैं कि हुकूमती पॉलिसी, और इसमें वो गुंजाइश एज पर दी स्टेटमेंट ऑफ दी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रखी गई है कि जब अगली हुकूमत आए और वो इसमें कोई तब्दीली करना चाहे, इवॉल्व करना चाहे, ये एक इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट होगा। तो जब ये सब चीजें होंगी तो फिर उसमें गुंजाइश निकलेगी कि नई हुकूमत अपनी पॉलिसी की तरजीहात उसमें शामिल कर सकती है, उसको बेहतर कर सकती है अपनी सोच के मुताबिक। इसलिए मैं इसको ज्यादा तौर पर हमेशा रियासती से ज्यादा हुकूमती पॉलिसी कहा करूंगा कि ये हुकूमती पॉलिसी है, गो कि उसके एलिमेंट्स जो हैं वो ज्यादा रियासती हैं, एलिमेंट्स रियासती हैं, उनको इस्तेमाल कैसे करना है, स्टेकहोल्डर रियासती हैं। अच्छा शहजाद चौधरी साहब, एक सवाल जो मेरे लिए बड़ा अहम है, आपसे मैं जानना चाहूँगा। देखिए, हमारे यहाँ होता क्या है कि हुकूमतें आम तौर पे देखा है कि अपने फ़ायदे के लिए तो जब इदारों के साथ बड़ी अच्छी रहती हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें लगता है कि उनके अपने मुफाद से कोई बात इधर उधर हो रही है या उनकी हर बात नहीं मानी जा रही, तो नरमी गर्मी हो जाती है ताल्लुकात में।
आप क्या समझते हैं इस पॉलिसी के बाद इन चीजों में भी कोई बेहतरी आएगी? मेरा ख्याल है कि देखिए, जहां तक मुझे अंदाजा आप इशारा किधर कर रहे हैं, शायद डॉन लीक्स की बात है या उस जमाने का रिलेशनशिप कह लें इसको, सम अप करके उस रेफरेंस से बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है जो ज्यादा बड़ी बात थी वो ये थी कि उस हुकूमत का या किसी भी हुकूमत का जो इदाराती तफावत है वो बढ़ के सामने आता है। अब उसकी बुनियाद चाहे कोई हिस्टोरिकल चीज है या जैसे पीपीपी को खौफ हो हमेशा इदारों का, या नून लीग का एक नैरेटिव ऐसा है जो कि आपको लगता है कि इदारों के खिलाफ है, लेकिन एक नैरेटिव ऐसा है जो नहीं है। तो इसलिए उस वक्त कौन सा नैरेटिव सामने आता है वो एक शक्ल तो दे सकता है, लेकिन आमतौर पर जो ज्यादा पॉलिसी के बड़े मेजर्स होते हैं वो आमतौर पे इकट्ठे ही चल रहे होते हैं। यानी जितना दर्द किसी को हुकूमत को होगा उतना ही इदारों को होगा, जितना इदारों को होगा उतना ही हुकूमत को होगा, जो कि किसी भी मुश्किल वक्त किसी चैलेंज को फेस करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूं चौधरी साहब, मेरा बड़ा कंसर्न था इस हवाले से कि कोई क्लियर कट स्टेटमेंट ऐसा हो इस पॉलिसी में कि जिससे मुझे ये पता चल जाए कि आइंदा कोई जत्थे जो है वो रियासत को यरगमाल नहीं बनाएंगे, कोई टेररिस्ट ग्रुप जो है वो उसके खिलाफ यही एक पॉलिसी होगी कि जी नो मर्सी, या बहरहाल जो भी किसी भी हवाले से जिसका दिल चाहे धरना दे दे, वो कोई भी तंजीम उठ के जो है वो एकदम कलाशनकोफ ना पकड़ ले। लेकिन इस हवाले से मुझे लगा ये खामोश है पॉलिसी। इसका बहुत मुख्तसर जवाब तो ये है कि मैं भी आपके साथ दुआ को हूँ, लेकिन मैं इसके थोड़ी सी और एडिशन की जा सकती है, और वो ये है कि मेरा ख्याल है कि इंटरनल सिक्योरिटी पे एक पूरा चैप्टर है गो के बहुत कम है, और बहुत कुछ उसमें और ऐड होना चाहिए और करने की जरूरत है। मेरा ख्याल है नेशनल एक्शन प्लान को ही ले लें और उसको ही पॉलिसी में कन्वर्ट कर लें, तो मेरा ख्याल है ये गो के उल्टा काम होगा कि स्ट्रेटेजी को हम पॉलिसी में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन वो भी एक बेहतरीन पॉलिसी की शक्ल ऐसा इवॉल्व होके ले सकता है। फिर इसको एक बेसिक डॉक्यूमेंट है जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहजाद चौधरी साहब। आपने इमरान साहब, हिलाल साहब का एक पॉइंट बड़ा रेलेवेंट था वैसे ऑपोजिशन वाला, ये सवाल मैंने आपसे करना था कि क्या ऑपोजिशन इस पर स्टेक पर है, क्योंकि वो तो आप ये डिमांड कर रहे हैं कि इसको फ्लोर ऑफ द हाउस लेकर आए, इस पर डिबेट होनी चाहिए। देखिए बात ये है कि अपोजिशन का ये मुतालबा को इतना मैं समझता हूँ कि नाजायज नहीं है। अगर कोई आप बात पॉलिसी बना रहे हैं तो उसे पार्लियामेंट में ले आए। ये ज़रूर है कि अगर आप समझते हैं कि कुछ चीज़ें आप पब्लिक नहीं करना चाहते तो उन कैमरा सेशन कर दें, उस चीज़ों को आउट ना करें, लेकिन पार्लियामेंट जो है उसमें अगर चीज़ें डिस्कस हों तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई मजाक है। ये अपोजिशन को इसमें ज़रूर इत्मीनान में लेना चाहिए था, लेकिन हिलाली साहब जो कहते हैं कि जी उनको 10 दफ़ा बुलाया गया और वो नहीं आए, तो ये अगर अपोजिशन का रवैया तो इस तरह का रवैया वैसे भी गैर मुनासिब होता है। बिल्कुल सही। इस तरह के हसास मामले में अपोजिशन को एक कदम आगे बढ़ के करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी। हिलाली साहब, इम्प्लीमेंट हो जाएगा इस पर, आपकी क्या इस पर होप्स हैं? ये बिल्कुल इमरान याकूब ने बिल्कुल सही बात कहा है कि इस पे कोई ऑपोजिशन गवर्नमेंट का फ़र्क नहीं होना था, मगर समीना बात असल ये है कि ये एक बड़ी मुश्किल बात है जब आपका पूरा एटीट्यूड ऑन लाइफ मुख्तलिफ है, तो बहुत मुश्किल है कि एक डॉक्यूमेंट में वो ऐसा करना कि सब लोगों को इंक्लूड कर दे, बड़ा मुश्किल है, मगर अच्छी बात है, शुरुआत है, इट्स गुड, शुरुआत है। ठीक है जी, वक्त खत्म हो गया। और नाज़रीन, आपने आज का देखा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।